हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुने। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। शौर्य ने हैरानी से पूछा, तुम बस हम क्यों कह रहे हो? क्या तुम चिंतित हो कि शांतिनगर गांव के लोग नहीं हटेंगे और बेस नहीं बन पाएगा? चिंता मत करो, सब कुछ अंततः ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने तब कहा, मैं चिंतित नहीं हूं। तुम बिल्कुल चिंतित नहीं लगते। वास्तव में वो काफी अच्छे मूड में लग रहा था। अर्जुन मल्होत्रा ने सिगरेट की राख झाड़ी, इनकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, देर हो गई, तुम भी आराम करो। ठीक है। शौर्य ने फोन रख दिया। अर्जुन अपने कमरे में लौटा, बिस्तर पर सो रही औरत को देर तक देखता रहा, फिर लेट गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ज़ारा मेहता अगली सुबह जाग गई। दवा का असर खत्म हो चुका था। ज़ारा पूरी तरह होश में थी। उसने बेड साइड टेबल पर जो कुछ भी मिला उठाकर अपने ऊपर बैठे आदमी पर दे मारा और चिल्लाई, बाहर निकलो। अर्जुन को थोड़ा ध्यान नहीं रहा। एशट्रे सीधे उसके माथे पर लगी। खून नहीं निकला, लेकिन वहां लाल निशान पड़ गया। उसने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और तकिए के दोनों तरफ दबा दिए। ज़ारा की आंखें लाल हो गई। वो उसे घूर रही थी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, एहसान का बदला यूं चुकाती है। अगर कल रात मैं न होता तो शायद अब तक तुम किसी गड्ढे में दब चुकी होती। ज़ारा का सीना जोर जोर से उठ गिर रहा था। उसने होंठ चबाते हुए कहा, डॉट उतर जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मारने की लत लग गई। मैंने कहा था तीसरी बार का मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने सीधे सिर झुका लिया। ज़ारा ने जोर से गर्दन घुमा ली। वो कल रात पहले ही बेहोश थी। अब वो ऐसा कैसे होने देती? उसने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन अर्जुन के अगले शब्दों ने उसे ऐसा कर दिया मानो अंग अंग बर्फ में जम गया हो। हिल नहीं पा रही थी। अपनी तस्वीरें भूल गई। ज़ारा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कल रात राजन से उसे बचाकर उसने जो भी भलाई की थी वो उसके ये कहते ही धुआं हो गई। उसने दांत पीसकर शब्द निकाले, अर्जुन मल्होत्रा, तुम बदतमीज, बेशर्म, कमीने हो। अर्जुन ने उसकी गालियां सुनने में आलस किया। ज़ारा ने सब्र करते हुए आंखें बंद कर ली। वो अच्छी तरह जानती थी कि अर्जुन ने कभी उसके साथ कोई सामान्य रिश्ता बनाने का इरादा नहीं किया था। इसलिए उन 3 सालों में उसे कभी कोई पद नहीं मिला। जब भी उसके मां बाप शादी की बात करते वो चिढ़ जाता था। यहां तक कि सुयश के जन्मदिन पर उसने साफ कह दिया था कि वह उस जैसी औरत को तुच्छ समझता है। फिर भी ब्रेकअप के बाद उसने खुद दूसरी बार नहीं तीसरी बार उसके साथ ये किया। सीधे शब्दों में कहें तो वो अब भी उसे अपने जीवन का एक औजार समझता है। ज़ारा ने दांत भींच लिए। अर्जुन ने उसकी अकड़न महसूस की। ऊपर देखा, वो जैसे जबरदस्ती सह रही थी, तो उसकी रुचि पूरी तरह खत्म हो गई। वो उससे उतर गया और बोला, निकल जाओ। ज़ारा, अर्जुन मल्होत्रा, अगर अभी मेरे पास चाकू होता तो मैं तुम्हें मार डालती। अर्जुन की प्रतिक्रिया थी, अच्छा। उसने उसकी बात को बिल्कुल अनदेखा कर दिया और खुद बाथरूम में चला गया। ज़ारा बिस्तर पर बैठी रही। 5 मिनट तक अपनी भावनाओं को दबाती रही। आखिरकार खुद को टूटने से बचा लिया। उसमें दबाव झेलने की बहुत ताकत है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो 5 मिनट में खुद को शांत करके तर्क पर लौट आती है। आखिर भावनाओं से कुछ नहीं होता। समस्या का हल निकालना जरूरी है। ज़ारा बिस्तर से उतरी, लेकिन अपने कपड़े नहीं मिले। इसलिए अलमारी से होटल का बाथरोब निकालकर पहन लिया। उसे अपने निचले हिस्से में तकलीफ हो रही थी। कुछ कदम चलते ही लगभग गिर गई।
लेकिन उसने जबरदस्ती अनदेखा किया और अपना फोन ढूंढने लगी। वो नहीं मिला। हालांकि टेबल पर अर्जुन का फोन पड़ा था। जारा ने उसे उठाकर सीधे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। उसे उसका पुराना लॉक स्क्रीन पासवर्ड याद था, लेकिन पता नहीं उसने बदला था या नहीं। उसने 1221 टाइप किया। यह अर्जुन का जन्मदिन था। स्क्रीन तुरंत खुल गई। पासवर्ड नहीं बदला था। जारा ने होंठ चबाए और तुरंत फोटो एल्बम देखने लगी। अगर वे तस्वीरें सच में फैल गईं, तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जारा ने एल्बम पलटी, लेकिन कोई तस्वीर नहीं मिली। फिर उसने अर्जुन का व्हाट्सएप खोला, अपना अकाउंट ढूंढा। चैट इंटरफेस भी खाली था। डॉट अर्जुन ने उससे झूठ बोला था। उसने असल में कोई तस्वीर नहीं ली थी। जारा ने तुरंत सिर हिलाया, अपने आप से इनकार किया। वो इतनी भोली नहीं हो सकती। अर्जुन अब क्या नहीं कर सकता? तस्वीरें कहीं और छिपा रखी होंगी। बाथरूम में पानी की आवाज बंद हुई। जारा ने फोन कसकर पकड़ा और दीवार के कोने पर दे मारा। पटाख। अगर तस्वीरें थी तो फोन तोड़ने से वे नष्ट हो सकती थी। अर्जुन अभी अभी नहाकर निकला तो उसने ये दृश्य देखा। उसकी ठंडी नजर जमीन पर 3 टुकड़ों में बिखरे फोन पर पड़ी, फिर जारा पर आ टिकी। तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में क्लाउड नाम की चीज भी होती है? जारा ने खुद पर काबू रखा। तुम और क्या करना चाहते हो? हम सो चुके। क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? अर्जुन ने भी वैसा ही बाथरोब पहना था, जो पहली नजर में अंतरंग लग रहा था। वो दीवार से लगकर खड़ा था और उसे देख रहा था। संतुष्ट हूं। सेक्रेटरी मेहता की सेवा से मैं कब असंतुष्ट रहा हूं? जारा जानती थी कि उसकी सेवा में कोई दूसरा मतलब था। उसने शब्द दर शब्द कहा, तस्वीरें डिलीट करो। अर्जुन ने सूट नहीं पहना था। उसकी मुद्रा में कोई सख्ती नहीं थी। वो असामान्य रूप से आजाद लग रहा था। एक बार संतुष्ट, हर बार संतुष्ट। इतना साधारण सवाल है। मुझे नहीं पता होगा कि कैसे चुनना है। यानी वो उन तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ सोता रहेगा? जारा की सांस अटक गई। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम पर मुकदमा कर दूं? वो बिल्कुल कानून से बेखौफ है। अर्जुन ने उसे कुछ देर देखा, कुछ नहीं कहा और बेडरूम से बाहर चला गया। ये सुईद था। वो लिविंग रूम में गया और काजल को फोन करके कपड़े मंगवाने लगा। जारा ने उसे यह भी कहते सुना, सेक्रेटरी मेहता के लिए भी एक सेट ले आना। जारा के 2 सहकर्मी सेक्रेटरी ऑफिस में थे, काजल और जोरावर। दोनों का उससे अच्छा संबंध था और उन्हें उसके और अर्जुन के बीच के बारे में धुंधलासा पता था। हालांकि वो बहुत सावधानी से इसे उनके सामने नहीं आने देती थी। उसे लगता था कि परिचितों, खासकर सहकर्मियों के सामने ऐसी बातें आना बहुत शर्मनाक होता है और उसे अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। 3 साल तक उसने अपनी इज्जत बचाए रखी थी, लेकिन अब अर्जुन के उन शब्दों ने उसे तोड़ दिया। जैसे उसने पहले ही अपनी तस्वीर किसी जान पहचान वाले को दिखा दी हो। जारा बेडरूम में लगभग आधे घंटे तक सूनी खड़ी रही। काजल ने कपड़े लाकर दिए और समझदारी से वहां नहीं ठहरी। जारा बाहर गई, एक बैग लिया और बाथरूम में जाकर कपड़े बदले। जब वो बाहर आई तो अर्जुन पहले ही कपड़े बदल चुका था। उसने काली शर्ट और काला सूट पहना था, गहरे लाल रंग की टाई लगाई थी और टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। पूरी तरह से नेक और भद्र लग रहा था। लेकिन जारा के लिए वो सिर्फ एक शब्द से जुड़ता था, जहर। प्रकृति में जो चीज जितनी अजीब और खूबसूरत होती है, वो उतनी ही जहरीली होती है। मेरा फोन कहाँ है? जारा ने पूछा। अर्जुन ने सामने वाली जगह की तरफ इशारा किया। तेरा हिस्सा भी है। जारा ने फिर पूछा, मेरा फोन कहाँ है? अर्जुन को किसी की अनसुनी करना पसंद नहीं था। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में ठंडक थी। तस्वीरों का विवरण देखना चाहती है? हर किसी का अपना नाश्ता था। अर्जुन को कॉफी टोस्ट वाला नाश्ता पसंद नहीं था। वो सिर्फ दोपहर का खाना खाता था। कागज में लिपटे मोमोज, मोटा आमलेट, बाजरे का दलिया, तले हुए मोमोज
और धुले फलों की एक प्लेट। खाना आंख, नाक और जीभ को लुभा रहा था। जारा की भूख नहीं थी, वो यंत्रवत खा रही थी। अर्जुन ने उसका ज्यादातर खाना खत्म होते देखा, फिर उसका फोन टेबल पर फेंक दिया। तेरे प्रोफेसर शर्मा ने तुझे नहीं बताया कि सेहत का ध्यान रखना है तो कम से कम तीनों वक्त खाना तो खाया कर। जारा ने उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। जल्दी से फोन उठाया और चालू किया। जांच करने पर पता चला कि कल रात उसकी बड़ी बहन और राजत शर्मा दोनों ने उसे फोन किया था। जारा ने 1 मिनट भी नहीं गवाया, फोन लेकर स्वीट से बाहर निकल गई। अर्जुन ने मोमोज के टुकड़े मुंह में डाले, धीरे धीरे चबाया। उसका चेहरा बेरंग था। जारा ने एलिवेटर का बटन दबाया और साथ ही अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। फोन कुछ देर बजा, फिर उठाया गया। दीदी। हाँ, जारा ने पहले समझाया। कल रात मैंने 2-4 ड्रिंक ले ली थी, जल्दी सो गई, फोन नहीं सुना। क्या बात थी? मैं। बड़ी बहन ने हिचकते हुए अस्पताल के बिस्तर की तरफ देखा। बिस्तर पर शोभा मेहता ऑक्सीजन मास्क लगाए मुश्किल से सांस ले रही थी। पारदर्शी मास्क पर भाप जमी थी। जब उनकी नजर जारा से मिली तो उन्हें पता चल गया कि जारा फोन कर रही है। उन्होंने कमजोरी से सिर हिलाया। मत बताना उसे। जारा ने माथा सिकोड़ा। दीदी, सुन रही हो? मां को कुछ हुआ है? उसका लहजा थोड़ा उतावला था। तभी उसकी बड़ी बहन बोली, नहीं, कुछ नहीं। मां कल रात तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए मुझे फोन करने को कहा। दस्ताने बन गए हैं। शायद पूछना चाहती थी कि और कुछ चाहिए या नहीं। यह सुनकर जारा का माथा फिर से सामान्य हो गया। बड़ी बहन ने कल रात सिर्फ 1 बार फोन किया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई गंभीर बात थी, वरना लगातार फोन करती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मां से कह देना अब और मत बुने, बहुत थकान होती है। जारा के होंठ सिकुड़ गए। मां अब जाग रही है, उन्हें फोन दो। मां को ड्रिप लग रही है, फोन पकड़ना ठीक नहीं। बाद में करते हैं। ठीक है। जारा ने फोन रख दिया। हालांकि उसकी बड़ी बहन ने कहा कि कुछ नहीं है, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसलिए कि कल रात बहुत सी अनहोनी घटनाएं हो गई थी और वो अभी तक शांत नहीं हो पाई थी। एलिवेटर पहली मंजिल पर पहुंचा। वो बाहर निकली और राजत शर्मा को फोन लगाया। राजत ने लगभग तुरंत ही फोन उठा लिया। जारा, तुम ठीक हो? जारा एक पल को रुकी, फिर बोली, मैं ठीक हूं। राजत ने नाक सिकोड़ी। कल रात मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, नहीं उठाया। व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो तुमने मुझे डिलीट कर दिया। मैं सोचा तुम मुझसे नाराज हो। जारा चौंक गई। उसने उसका व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था। उसे यकीन था कि अर्जुन ने उसके फोन से राजत के मैसेज डिलीट कर दिए थे। वो केवल इतना कह सकी, कल रात शराब पीने के बाद शायद मैंने गलती से कुछ दबा दिया होगा। मैं वापस ऐड कर लूंगी। तुम अब कहाँ हो? राजत ने दबाव डाला। मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन तुम नहीं थी। नहीं, मैं यहां नहीं हूं। मैं शराब के नशे में थी, इसलिए पास के किसी होटल में कमरा लेकर सो गई। राजत कुछ देर चुप रहा। वो जानता था कि जारा सच नहीं कह रही थी। चूंकि वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने और नहीं पूछा। बस हम कहा, कब लौट रही हो, या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? जारा जवाब देने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसकी कमर पकड़ ली। वो चौंक गई, तुरंत घूमी। अर्जुन ने नीचे देखते हुए एक भौं उठाई। जारा ने बिना सोचे उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे सीधे अपने पास खींच लिया। उसकी हरकत में कोई गुंजाइश नहीं थी। जारा का फोन अभी भी कनेक्ट था। वो नहीं चाहती थी कि राजत कुछ सुन ले, इसलिए शांति से बोली, प्रोफेसर शर्मा, मैं अभी लौटती हूं। आज हमें जुहू रोड वाले बेस पर जाना है। आप पहले जाइए, मैं तैयार होकर वहां मिलती हूं। राजत ने मुलायम स्वर में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जारा ने फोन रख दिया और फिर जोर से अर्जुन का हाथ अपनी कमर से हटाया। काजल को जारा का साइज पक्का नहीं पता था,
और ये भी ध्यान रखा था कि जारा को काम पर जाना है, इसलिए उसने भेजे कपड़े बिजनेस सूट नहीं बल्कि शॉर्ट्स, शर्ट और जैकेट थे। उसकी खुली टांगे सफेद और पतली थी। अर्जुन पीछे से आया। उसे कल रात की याद आई। वो उसे खिड़की पर बैठाकर पकड़े हुए था। उसकी टांगे लाचारी से उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने उसकी बाह मरोड़ी। इस बार अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया। ताना मारते हुए बोला, सच क्यों नहीं बताती? डर है कि उसे पता चल जाएगा कि कल रात हम साथ सोए थे। जारा ने राजत को सच नहीं बताया था। उसे लगा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और वो इसे खुद संभाल सकती थी। अर्जुन उसका जवाब सुनना नहीं चाहता था। बात कहने के बाद उसने उसके साथ और समय नहीं बर्बाद किया। उसके पास से निकलकर होटल से बाहर चला गया। काजल पहले से होटल के गेट पर गाड़ी लेकर अर्जुन के लिए खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। मतलब साफ था। वो चाहता था कि जारा भी उसी गाड़ी में बैठे। जारा सीधे उसके सामने से गुजरी। फिर उसने उसकी गाड़ी के सामने खड़ी एक टैक्सी में बैठते हुए कहा, ड्राइवर, पुलिस स्टेशन चलो। अर्जुन ने टैक्सी को जाते देखा। कुछ पल तक देखता रहा। काजल के होंठ फड़के। उसने समझदारी से गाड़ी से उतरकर दरवाजा बंद कर दिया। पिछली बार जारा का बयान लेने वाले 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे अपना नाम और फोन नंबर दिया था। कहा था कि अगर उसे मामले से जुड़ी कोई और बात याद आए तो कभी भी संपर्क कर सकती है। जारा पुलिस स्टेशन पहुंची, अपना नाम बताया और एक अधिकारी वहां मौजूद थे। मिस मेहता, क्या सहायता चाहिए? जारा ने शब्द दर शब्द कहा, कल रात जंगल में गड्ढा खोदने वाले 2 आदमी, एक गोलम टोल, एक लंबा पतला, उन्होंने फिर से मेरा अपहरण करने की कोशिश की। यह सुनते ही पुलिस अधिकारी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने उसे बैठाया और उसका बयान लिया। जारा ने कल रात की सारी घटनाएं विस्तार से बताई। बेशक सफाई कक्ष में उसके और अर्जुन के बीच जो हुआ वो छोड़ दिया। बयान लेने के बाद पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही गोलमटोल और लंबे पतले आदमी को गिरफ्तार करने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन वे दोनों फरार हो गए थे, इसलिए वे फिलहाल फरार हैं। जारा ने सांस रोककर गंभीरता से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पकड़ने वाले वही थे। उन्होंने मुझे ड्रग भी दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेटाबोलाइज हो गई है या नहीं। अब खून की जांच से पता चल सकता है। पुलिस अधिकारी ने तब प्रयोगशाला के सहयोगियों को बुलाकर जारा के खून की एक शीशी निकलवाई। हम बार का सीसीटीवी फुटेज भी निकाल सकते हैं। पुलिस अधिकारी ने उसे नहीं बताया कि वह बार राजन का था, और अगर वे अब जांच करने जाते तो सीसीटीवी कैमरे संयोग से खराब मिलते। फिर भी वो जारा के सहयोग के लिए आभारी था और खुद उसे पुलिस स्टेशन से बाहर छोड़ने आया। मिस मेहता, अगले कुछ दिन अकेले बाहर न निकले तो अच्छा है। जारा ने समझदारी से सिर हिलाया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर जारा ने देखा कि अर्जुन की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने होंठ चबाए और उसकी तरफ चल दी। गाड़ी की खिड़की अपने आप नीचे हो गई। जारा दरवाजे के पास खड़ी थी। अंदर बैठे आदमी को देखते हुए बेरुखी से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप भी पुलिस स्टेशन आ गए? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आई। मैं शिकायत करने आई थी कि कल रात किसी ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की। कल रात की घटना हत्या और दफनाने वाले मामले की एक कड़ी थी। एक तो वो देखना चाहती थी कि क्या कोई सुराग मिल सकता है, दूसरे उसके साथ अनहोनी हो गई थी। वो उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। मुझे पकड़वाने किस वजह से? भलाई करने के लिए? अर्जुन ने ताना मारा। जारा ने माथा सिकोड़ा। तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कल रात मेरा अपहरण होने से बाल बाल बचा। आज सड़क पर कोई भी गाड़ी दिखे, मैं उसमें बैठ जाऊं, चाहे टैक्सी ही क्यों न लगे। पता कैसे चलेगा कि ड्राइवर असली है या अपहरणकर्ता? जारा ने ताना मारा। मिस्टर मल्होत्रा के हिसाब से आज से मैं हर गाड़ी को अपहरणकर्ता समझूं, हर खाने को ड्रग वाला समझूं? उसकी जरूरत नहीं। राजन अब जल्दी तुम्हारे पास नहीं आएगा। जारा पूछना चाहती थी कि उसे इतना यकीन क्यों है। अभी पुलिस अधिकारी के लहजे से लग रहा था कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा।
पुलिस स्टेशन के सामने एक गाड़ी खड़ी थी और उससे उतरने वाला राजत शर्मा था। अर्जुन ने बेरुखी से कहा, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझ पर ट्रैकर लगा रखा है। जारा चौंक गई। उसने सिर घुमाया। राजत तेजी से उसके पास आए। जारा, वे अभी भी साथ काम कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने कोई औपचारिकता नहीं बरती। उसने ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। जारा घूमी और उसके करीब आने का इंतजार किया। फिर हैरानी से पूछा, प्रोफेसर शर्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन आ रही थी? कल रात तुम्हारा फोन नहीं लगा। दरवाजा खटखटाया तो कोई नहीं था, और वो हत्या का मामला तुमसे जुड़ा है। मुझे डर था कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैंने सिंह साहब को फोन कर लिया। उन्होंने अभी बताया कि तुम पुलिस स्टेशन आए हो। यह मानना ही पड़ेगा कि राजत की भविष्यवाणी काफी सटीक थी। साथ ही उसकी याददाश्त भी अच्छी थी। पुलिस अधिकारी ने उसका फोन नंबर लिखते समय वो सिर्फ एक नजर देखकर याद कर लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। राजत को शायद जल्दी में निकलना पड़ा और वो अपना चश्मा भूल गए थे। बिना चश्मे के उनकी आंखें थोड़ी तीखी लग रही थी। जारा ने उन्हें बिना चश्मे के पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी अजीब लगी। कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। राजत ने कहा, फोन पर सच क्यों नहीं बताया? आप चिंता न करें। जारा ने कहा, सब ठीक हो गया। न बताकर तुमने और चिंता बढ़ा दी। राजत ने माथा सिकोड़ा। चोट लगी? जारा ने सिर हिलाया। हाथ फैलाकर अपनी जगह घूम गई, दिखाने के लिए कि वो सच में ठीक थी। राजत, मुझे माफ करना। कल रात मैं सिर्फ सानिया की तरफ देख रहा था, तुम पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें बार में ले गया, लेकिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो ये सब न होता। जारा ने सिर हिलाया। उनका निशाना मैं थी। भले ही कल रात नहीं, वे किसी और मौके पर हमला करते, यानी यह घटना होनी ही थी। इसके लिए राजत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थी, ये सच थी। उसे खुशी थी कि कल रात अर्जुन आ गया, वरना उसका हश्र शायद जंगल के गड्ढे में होता। अगर वो मर जाती तो उसकी मां का क्या होता? राजत उसकी बात से संतुष्ट लगे, लेकिन काम शुरू करने के बाद उन्होंने तुरंत रफ्तार बढ़ा दी। 2 दिन का काम उन्होंने एक दोपहर में निचोड़ कर खत्म कर दिया। कल हम मुंबई लौट रहे हैं। बेंगलुरु में रहने से शांतिनगर गांव के मामले में उलझने का डर था। मुंबई लौटना ज्यादा सुरक्षित होगा। जारा भी लौटना चाहती थी। वो 8 दिनों से बिजनेस ट्रिप पर थी। हालांकि उसकी बड़ी बहन कह रही थी कि मां ठीक है, फिर भी उसे थोड़ी चिंता थी। हालांकि उस शाम की 4 मीटिंग में अर्जुन ने उन्हें जाने नहीं दिया। सीधे शब्दों में कहें तो वो जारा को जाने नहीं देना चाहता था। प्रोफेसर शर्मा को जल्दी है तो वे पहले जा सकते हैं। असिस्टेंट मेहता, कृपया रुक जाए। राजत ने चश्मा पहना। चांदी का फ्रेम ठंडी चमक बिखेर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा के अनुरोध का आधार क्या है? शांतिनगर पहाड़ी बेस का डेटा कलेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। आपकी टीम में से किसी को मेरे साथ जाना होगा। चूंकि प्रोफेसर शर्मा अगले चरण के लिए मुंबई लौटने की जल्दी में है, तो असिस्टेंट मेहता को पीछे छोड़ना क्या मुश्किल है? ये अनुरोध समझने में कठिन है। दोनों आदमी कॉन्फ्रेंस टेबल के आर पार एक दूसरे को घूर रहे थे। सहयोग शुरू होने के बाद से वे शायद ही कभी सीधे भिड़े थे। आखिर प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही अर्जुन ने राजत को लैब में आग लगाकर मुंबई वापस भेज दिया था। यह पहली बार था। सच में पहले वे बिना टकराव के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अब जब राय अलग हुई तो पहले से चली आ रही सारी अंतर्धाराएं सतह पर आ गई। अगर मिस्टर मल्होत्रा की यही राय है तो मुझे लगता है कि असिस्टेंट झाओं को रुकना ज्यादा उपयुक्त होगा। वो मेरे अलावा प्रोजेक्ट से सबसे अधिक परिचित है। सेक्रेटरी मेहता तो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। उन्हें कुछ दफ्तरी कामों में मदद करनी होती है, इसलिए उनका रुकना सुविधाजनक नहीं है। राजत ने सीधा इनकार कर दिया। अर्जुन कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी लंबी पतली उंगलियों के बीच पेन घुमाते हुए शांति से बोला, सेक्रेटरी मेहता के साथ कुछ दिन काम करने के बाद मुझे लगता है कि वो रुकने के लिए सबसे उपयुक्त है। सेक्रेटरी मेहता, क्या आपको लगता है कि आप अकेले रहकर काम संभाल सकती हैं? अर्जुन और जारा के बीच 2 मीटर की दूरी थी।
उसने वही सूट पहन रखा था जो उस सुबह पहना था। कॉन्फ्रेंस रूम की तेज रोशनी उसके गोरे, उदास चेहरे पर पड़ रही थी और गोरी त्वचा की वजह से उसकी काली भौहें और आंखें और भी गहरी लग रही थी। अर्जुन ने उसे फैसला करने को कहा, जैसे उसे यकीन था कि अगर वो उससे पूछेगा तो वो उसे संतुष्ट करने वाला जवाब देगी। उसके आत्मविश्वास का कारण निस्संदेह उसके पास मौजूद तस्वीरें थी। जारा ने दस्तावेज कसकर पकड़ लिए। कॉन्फ्रेंस रूम रोशनी से भरा था, लेकिन उसका दिल अंधेरे में डूब रहा था। मिस्टर मल्होत्रा का मतलब है कि शांतिनगर पहाड़ी का डेटा मॉनिटर करने के बाद मैं लौट सकती हूं, वरना क्या यहां डेरा डालना चाहती हो? जारा ने अपनी उंगलियां ढीली कर दी, उस निर्दोष दस्तावेज को छोड़ दिया और शांति से कहा, प्रोफेसर शर्मा, हालांकि मैं असिस्टेंट झाओ जितनी पेशेवर नहीं हूं, लेकिन टेस्ट डेटा का काम हमेशा से मैं ही देखती आ रही हूं, इसलिए मैं उससे ज्यादा परिचित हूं। कृपया मुझे रुकने दे। राजत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन जारा ने उससे नजरें मिलाने से बचते हुए पलकें झुका ली। मुझे 2 दिन की कमी नहीं पड़ेगी, राजत ने कहा। हम एक टीम है, हम साथ आए हैं, डेटा खत्म करके साथ लौटेंगे। जारा ने हैरानी से राजत की तरफ देखा। वो जल्दी में था, न सिर्फ इसलिए कि उसने शांतिनगर के लोगों से मोलभाव किया था, बल्कि इसलिए भी कि मुंबई में उसका काम था। फिर भी वो उसकी वजह से रुक रहा था। राजत ने उसकी तरफ हल्का सिर हिलाया। जारा के होंठ सिकुड़ गए, उसने भी सिर हिलाया। अर्जुन ने बेरुखी से देखा। फिर वही कहानी, सुख दुख के साथ ही, साथ आगे पीछे। तो मैं भी रुक रही हूं, सानिया ने अचानक कहा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे भी मुझे रुकना ही था, मैं शर्मा परिवार की हूं। तो मीटिंग का अंतिम नतीजा यह रहा कि कोई नहीं गया, पूरी मूल टीम रुक गई, मानो कुछ बदला ही ना हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अगर अर्जुन का दबाव ना होता तो जारा मां की देखभाल के लिए मुंबई लौटना पसंद करती। उसके दिल में हमेशा एक हल्की सी बेचैनी रहती थी। मीटिंग के बाद राजत सानिया को उसके कमरे में ले गए और उसके पट्टी बदलने में मदद की। सानिया कल रात डांस फ्लोर में गिर गई थी और उसका हाथ कुचल गया था। जारा दस्तावेज समेट रही थी। उसका मूड खराब था, ध्यान भटक रहा था। उसने देखा कि बाकी लोग एक एक करके जा रहे थे, वो आखिरी थी। वो उठकर जाने लगी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अचानक बंद हो गया। पटाख! जारा चौंक गई। सोचा राजन के लोग होंगे, लेकिन सिर उठाकर देखा तो दरवाजा अर्जुन ने बंद किया था। वो बोल पड़ी, क्या करने वाले हो? अर्जुन ठंडी चाल से उसकी तरफ बढ़ा। जारा बचना चाहती थी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी। उसे उठाकर कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठा दिया गया। जारा बहुत शर्मिंदा थी। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पहाड़ की तरह अटल था। उसकी सांसें तेज हो गई। अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम और राजत शर्मा, जो सुख दुख के साथी बनकर साथ आगे पीछे चल रहे थे, उससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अर्जुन ने न तो गुस्सा दिखाया न खुशी, लेकिन उसकी आंखों के कोने छुरी से भी तेज थे। जारा ने उसकी छाती पर दोनों हाथ रखकर रोका। तुम्हें भी पता है कि यह शर्मनाक है? अर्जुन ने उसके दोनों ओर हाथ टेबल पर टिका दिए। उसकी आंखों में देखा। चारों तरफ देखना उसे भद्रता कहना, लेकिन अगर एक काम भी न निपट सके तो वो भद्रता नहीं, अयोग्यता का बहाना है। ये बात सेक्रेटरी मेहता को नहीं समझ आती। मल्होत्रा, ग्रुप छोड़ने के बाद परीक्षा वाले रास्ते पर चल पड़ी हो। जारा समझ गई कि वो मीटिंग में राजत के उसे न ले जा पाने की बात कर रहा था। उसने सीधा कहा, मल्होत्रा, ग्रुप छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि एक सामान्य आदमी कैसा होता है। पहले मैं कुएं में बैठी मेंढक थी। यानी वो उसे असामान्य कह रही थी? अर्जुन ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। जारा ने उसकी तरफ देखा। प्रोफेसर शर्मा अयोग्य नहीं है। वो अपने साथियों और सहमति के नियमों का सम्मान करते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं,
जो तस्वीरों से ब्लैकमेल करते हैं वो घटिया है। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी हिलाई। मैंने तुझे ब्लैकमेल किया? कब? क्या कहा? ज़ारा ने उसकी पकड़ तोड़ी। चूंकि तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे जाने दो। इतनी जल्दी उसके साथ सुखद अंत देखने जा रही हो? क्या वह समझता है कि वो मर चुका है? अर्जुन के होंठ ठंडे हो गए। शर्मा ग्रुप ने तुझे इस शर्त पर रखा है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। जब तक मल्होत्रा ग्रुप मांग करेगा पूरे प्रोजेक्ट का डेटा चाहिए, तब तक तुम्हारी रिसर्च टीम को बेंगलुरु में रहना पड़ेगा। प्रोजेक्ट खत्म होने तक नहीं जा सकते। इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे। क्या तुम 2 साल बेंगलुरु में रहने का स्वाद चखना चाहोगी? ज़ारा ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ धमकी देना जानते हो। मैं परख रहा हूं कि तेरा बॉयफ्रेंड सच में तेरी परवाह करता है या सिर्फ बातें करता है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि इन हालात में राजत शर्मा मुंबई की सब चीजें छोड़कर यहां तुम्हारे साथ रुकेंगे? ज़ारा को यकीन था कि वो ऐसी बेतुकी हरकत कर सकता है। ये आदमी हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से चलाता है। वो न तो पहली चाल चलने वाला काला मोहरा है, न हमला अपचाव करने वाला सफेद मोहरा। वो तो वो हाथ है जो मोहरों को चलाता है। वो सब कुछ अपनी इच्छा से कर सकता है। उसने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर मल्होत्रा अब इतनी बेरुखी से पेश आ सकते हैं क्योंकि वे क्लाइंट है। चूंकि आप कहते हैं कि आप राजत शर्मा से ज्यादा काबिल हैं, तो अगर यही बात आपके साथ होती तो आप क्या करते? ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता। अर्जुन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बात, मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं साइन करता जिससे इतनी स्वतंत्रता छिन जाए और मैं दूसरे के हाथों बंध जाऊं। ज़ारा ने चिढ़कर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अनुचित है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। पता है तो क्या? राजत शर्मा ने फिर भी साइन किया, है ना? उसे साइन करते वक्त सोच लेना चाहिए था कि मैं बाद में उस पर दबाव डालूंगा। साइन करने के बाद पछता रहा है। क्या वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है? ज़ारा ने जवाब दिया, वो शर्मा जी के कहने पर साइन किया था। राजत उस समय टेबल से उठ गए थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हॉर्स फार्म पर शर्मा जी के कहने पर उन्होंने सहयोग करने का फैसला किया था। अर्जुन ने ताना मारा, यही तो है कि परिवार वाले कभी कभी सिर्फ तुम्हें नीचे खींचते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं। शर्मा परिवार के हित और दबदबे के लिए शर्मा जी अपने छोटे भाई को आगे करने को तैयार थे। ज़ारा के होंठ सिकुड़ गए। एक पल के लिए उसे कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने उसे ठंडी नजर से देखा क्योंकि वो राजत का बचाव करने और ये कहने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वो अयोग्य नहीं था। उसने उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। तू राजत शर्मा के साथ इतनी जल्दी वापस जाना चाहती है? ज़ारा ने उसकी छेड़खानी से बचते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे मुंबई लौटना है क्योंकि मां की तबीयत ठीक नहीं है। उसने उसकी तरफ देखा। अनन्या के पापा को ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिल गई होगी, है ना? वे सामान्य जिंदगी जी रहे होंगे। मेरी मां नहीं जी पाई। इस बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्जुन का चेहरा बेरंग रहा। जब आप अपने खेल में हम जैसे नाचीज, लाचार लोगों को देखते हैं, तो क्या मिस्टर मल्होत्रा को हमारी जान मौत पर अधिकार पाने की बड़ी संतुष्टि मिलती है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझ पर एक और इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। क्या मैंने तुम्हें विकल्प नहीं दिया? 10% डॉक्टर के बदले मेरे पास वापस आना अनुचित है? ज़ारा समझ नहीं पाई। तुम अचानक मुझे वापस क्यों बुलाना चाहते हो? क्या वही नहीं था जो पहले उससे ऊब गया था और उसे तुच्छ समझता था? अर्जुन एक पल को रुका। उसकी काली आंखों में उसका चेहरा झलक रहा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ज़ारा ने सोच लिया था, पहली बार तुमने मुझे वापस बुलाया था जब मैंने शर्मा ग्रुप को ज्यादा हिस्सेदारी दिलाने में मदद की और शर्मा ग्रुप से ऑफर भी मिल गया। तब तुमने देखा कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे काबू से बाहर हो रही हूं, इसलिए मुझे वापस अपने पास खींचना चाहा। वो हमेशा उसका पिंजरे में बंद पक्षी रही थी। अब जब वो उड़ सकती थी तो वो उसे अनुमति नहीं देगा। वो चाहता था कि वो सिर्फ उसी के पास रहे, उसकी पहुंच में। सीधे शब्दों में कहें तो वो उसे अच्छा करते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने फिर उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। ये हरकत बिल्ली कुत्ते के बच्चे को उठाने की तरह है। अगर इंसान पर की जाए
तो अपमानजनक लगती है। जारा को घृणा हुई। वो बचना चाहती थी, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। अपने आप को ज्यादा महत्व मत दो। चाहे तुम कितनी भी दूर जाओ, कितना भी ऊपर चढ़ जाओ, क्या तुम कभी मुझसे आगे निकल सकती हो? तुम जहां भी जाओगी, तुमसे निपटना मेरे लिए मामूली बात है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। भूल गई मैंने उस रात तुझसे क्या कहा था? कौन सी बात? वो वाक्य। क्या तू सोचती है कि तू जो सोचती है वो सच है? जारा को उससे दिमागी खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर क्यों? अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया और फिर से उसे चूमने लगा। जारा अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। मिस्टर मल्होत्रा ने खबर नहीं पढ़ी? ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम जैसी जगहों पर भी बड़े बड़े लोग गिर चुके हैं। यहां सीसीटीवी है। सेक्रेटरी मेहता, ज्यादा कल्पना मत करो। अर्जुन को सार्वजनिक जगह पर ऐसा करने का शौक नहीं था। वो उससे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुमने आज दवा ली? जारा एक पल को रुकी। फिर उसे याद आया कि कल रात सफाई कक्ष में जो हुआ वो अप्रत्याशित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई सावधानी नहीं बरती गई थी। जारा ने बहुत दिनों से ऐसा कुछ नहीं किया था। प्रक्रिया भूल गई थी। आज दिन भर काम में व्यस्त थी। कल रात के बारे में सोचने का समय नहीं मिला, इसलिए उसने दवा लेने के बारे में नहीं सोचा था। अर्जुन ने रहस्यमयी लहजे में कहा, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार अनपेक्षित रूप से गर्भवती हो गई थी। लापरवाह। जारा बेचैन थी। उसने सीधे टांग उठाकर टेबल पर रख दी। टेबल पर पलटी, दूसरी तरफ से उतर गई, दस्तावेज उठाए और जल्दी से बाहर निकल गई। अर्जुन ने उसका पीछा नहीं किया। उसने अपना सूट सीधा किया और जब वो कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल रही थी, बोला, मुझे अपने लोगों पर किसी और के निशान पसंद नहीं। आज से राजद शर्मा से दूरी बनाकर रखना। जारा दरवाजा खोलकर पहले ही निकल चुकी थी। एलिवेटर की ओर चलते हुए उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज आया। वो जिद्दी भूत जैसा अर्जुन था। डॉक्टर के बारे में जल्दी सोच लो, मेरा धैर्य भी सीमित है। जारा उसकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसके हर तरफ से घिरे होने का एहसास उसका मूड खराब कर रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में लौटी, दस्तावेज सोफे पर पटके और राहत की सांस ली। थोड़ी देर सांस शांत करने के बाद उसने फोन उठाया और इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियों का एक पैकेट ऑर्डर कर दिया। फिर उसने राजश्री सिन्हा का व्हाट्सएप खोला। पूछना चाहती थी, किसी ने मेरी निजी तस्वीरें लेकर मुझे ब्लैकमेल किया है, मैं कैसे जवाब दूं? लेकिन भेजने से पहले ही डिलीट कर दिया। वो ये नहीं जानती थी कि कैसे निपटना है। प्रिया के पूर्व बॉयफ्रेंड लिन यिंग ने उसकी निजी तस्वीरें फैलाई थी। उस समय उसने बहुत अच्छे से निपटा था। आखिरकार जिस चीज से वो डरती थी वो खुद अर्जुन था। व्हाट्सएप पर एक मैसेज पॉप हुआ। जारा ने देखा, प्रिया कपूर का था। अभी अभी प्रिया की याद आई और वो आ गई। सच में लोगों को यूं ही याद नहीं करना चाहिए। जारा ने होंठ चबाए, सोफे पर बैठ गई और व्हाट्सएप खोला। प्रिया ने उसे 2 धुंधली तस्वीरें भेजी थी। शायद फोन कैमरे से जूम करके ली गई होंगी, फिर भी पहचाना जा सकता था। तस्वीर में सुनीता मल्होत्रा थी। जारा ने हैरानी से माथा सिकोड़ा। प्रिया ने एक वॉइस मैसेज भी भेजा। जारा, आज मैं मां के साथ बाजार गई थी। कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहना था। मैं कैमरा जूम करके देख रही थी कि हमें जिस दुकान की तलाश है वो कहाँ है, तो ये दिख गया। ये अर्जुन की सौतेली मां नहीं है। मैंने पहले खबर में देखा था। वो चेयरमैन मल्होत्रा के साथ रिबन काट रही थी। हमारे छोटे से शहर में क्यों आई है और उनके साथ वो गर्भवती औरत कौन है? जारा एक पल को रुक गई। उसने पहले सिर्फ सुनीता मल्होत्रा पर ध्यान दिया था, उसके साथ खड़ी गर्भवती युवती पर नहीं। उसने तस्वीर फिर से देखी। उस औरत का केवल आधा चेहरा दिख रहा था। उसने बड़ा धूप का चश्मा लगाया था, इसलिए पहचानना मुश्किल था। उसका पेट देखकर लग रहा था कि कम से कम 6-7 महीने का होगा। प्रिया, मैं समय पर शटर नहीं दबा पाई। वे सामने हाथ पकड़े थे, बहुत घनिष्ठ लग रहे थे।
क्या ये अर्जुन की रखेल और नाजायज बच्चा है? जारा ने उस औरत को ध्यान से देखा, लेकिन उसे नहीं पहचान पाई। हालांकि उसे याद आया कि उसने एक बार मॉल में सुनीता मल्होत्रा को बेबी फूड सेक्शन में चीजें चुनते देखा था, और बाद में अस्पताल में चेकअप के लिए गई तो उनसे अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर मुलाकात हुई थी। हालांकि सुनीता ने उसे बहुत ठोस स्पष्टीकरण दिए थे। हो सकता है वे सब बहाने हों। जारा ने पहले सोचा था कि सुनीता खुद गर्भवती है, लेकिन अब लगता है कि ये गर्भवती महिला वो रहस्यमयी औरत है। वो कौन है? सुनीता के इतने ध्यान रखने का मतलब वो औरत उनके लिए बहुत अहम होगी। क्या वो सच में अर्जुन की नाजायज संतान है, या फिर वो चेयरमैन मल्होत्रा की नाजायज संतान है? बाद वाली बात पहले से ज्यादा संभावित लगती है। अर्जुन और सुनीता के बीच बहुत दिनों से तनाव है। अगर वो अपनी नाजायज संतान छिपाना भी चाहता तो उसे सुनीता के हाथ नहीं सौंपता। लेकिन अगर ये दूसरी बात है तो पत्नी का अपने पति की रखेल और नाजायज बच्चे की देखभाल करना भी उतना ही अजीब है। जारा कुछ देर सोचती रही, फिर जवाब दिया, वो सुनीता मल्होत्रा है। उस औरत को मैं नहीं जानती। शायद सुनीता की कोई रिश्तेदार या दोस्त होगी। प्रिया, कोई बात नहीं, हमारे शहर में लोग कम हैं, सब पड़ोसी हैं। मैं मां से पूछताछ करवाती हूं, जरूर कुछ पता चलेगा। फर्स्ट हैंड जानकारी मेरे पास से लेना। उसके लहजे से लगा कि वो मुंबई में प्रेम और करियर दोनों के झटकों से उबर चुकी है। ठीक है, मैं अभी बेंगलुरु में बिजनेस ट्रिप पर हूं, कुछ स्थानीय सामान खरीदा है। अपना बता दो, मैं सीधे तुम्हारे गांव भेज दूंगी। प्रिया ने कुछ खुशी वाले इमोजी और फिर अपना पता भेजा। जारा ने फोन रखा, लिविंग रूम में इधर उधर टहलने लगी। उसे अजीब लग रहा था कि वो कुछ असाधारण जानकारी जान गई हो। मल्होत्रा जैसे अमीर घराने में नाजायज बच्चे का आना मतलब संपत्ति और विरासत के लिए बड़ा नाटक खड़ा होना, जो बेहद अफरातफरी मचाएगा। सानिया के हाथ की पट्टी बदलने के लिए आयोडीन खत्म हो गया था, इसलिए राजत ने फोन से ऑर्डर कर दिया और अभी अभी डिलीवरी आई थी। नीचे लेने गए तो एलिवेटर में अर्जुन और शौर्य से मुलाकात हो गई, जो बाहर जा रहे थे। अर्जुन का चेहरा सामान्य था, शौर्य मुस्कुराए। अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने का यही मजा है, एलिवेटर में हमेशा किसी न किसी से मुलाकात हो जाती है। प्रोफेसर शर्मा खाना खाने जा रहे हैं? राजत ने चश्मा सटीकाया। नहीं, नीचे सानिया की दवा लेने जा रहा हूं। शौर्य ने सानिया के हाथ की चोट के बारे में पूछा। मिस शर्मा, हाथ में चोट ठीक है? बहुत ठीक है, कोई गंभीर चोट नहीं है। शौर्य ने सिर हिलाया। अगर असुविधा हो तो कल शांतिनगर पहाड़ी के निरीक्षण में मिस शर्मा को नहीं आना है। वैसे भी इस बार की यात्रा का असली उद्देश्य पहाड़ी नहीं है। राजत ने माथा हल्का सिकोड़ा। आपका क्या मतलब है? शौर्य ने सीधा कहा, कल हमारी टीम के साथ प्लेन क्लॉथ पुलिस अधिकारी होंगे। मुख्य रूप से शांतिनगर गांव की स्थिति की जांच करेंगे। राजत समझ गए, मैं सोच लूंगा। एलिवेटर पहली मंजिल पर पहुंचा। तीनों आदमी साथ बाहर निकले। होटल के गेट पर 2 ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय खड़े थे। राजत ने कहा, फोन नंबर 6754 में खत्म होता है, सरनेम शर्मा है। एक डिलीवरी बॉय उनके पास आया। हेलो, ये। अर्जुन ने दूसरे युवक की तरफ देखा, जो ग्राहक से फोन पर बात कर रहा था, और अचानक पूछा, वो 2055 है, सरनेम मेहता? युवक एक पल को रुका, फिर सिर हिलाया। हां, क्या आपके लिए है? अर्जुन मुस्कुराया। हां, मेरे लिए। लो। डिलीवरी बॉय ने उसे पेपर बैग थमा दिया। राजत ने यह सुना और सिर घुमाया। ये जारा का सामान है। अर्जुन ने उसके सामने ही पेपर बैग खोल दिया। राजत ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपको उसकी चीजें बिना अनुमति के खोलने का अधिकार नहीं है। मुझे पता है ये उसकी चीज है, इसलिए मुझे पता है उसने क्या खरीदा। प्रोफेसर शर्मा का उसके साथ इतना करीबी रिश्ता नहीं है, इसलिए आप इतने सतर्क हैं। अर्जुन ने बेरुखी से पेपर बैग पास के कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियों का वही बॉक्स बिना किसी छिपाव के राजत को थमा दिया।
प्रोफेसर शर्मा ऊपर जा रहे हैं, क्या आप ये उसे पहुंचा देंगे? शौर्य को लगा कि अगर दूसरा आदमी प्रोफेसर न होता, एक सभ्य व्यक्ति, और उसने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती। अपने सूट की जेब से रुमाल निकालकर दवा का बॉक्स लपेटा और राजद के हाथ में थमाया, तो शायद ये दोनों होटल के सामने ही लड़ने लगते। गाड़ी में बैठते ही शौर्य ने नाक की पुल पकड़ ली। तुमने उसे क्यों भड़काया? मैंने भड़काया? अर्जुन ने अपने शाही नीले रंग के कफलिंग घुमाए। साफ मूड में था। नहीं भड़काया? तुम जानते हो वो किसी की गर्लफ्रेंड है, फिर भी उससे दवा पहुंचाने को कहा। शौर्य वे 3 शब्द नहीं बोल सका। ये आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है? उसने सोचा, क्या तुम उससे इतनी नफरत करते हो? मिनिवैन की पिछली सीटों के बीच भी आर्मरेस्ट थे। अर्जुन ने अपनी कोहनी आर्मरेस्ट पर टिकाई। उसका चेहरा खिड़की के बाहर बत्तियों की चमक में धुंधला सा दिख रहा था। किससे नफरत? सेक्रेटरी मेहता से। अर्जुन ने माथा सिकोड़ा और उसे उलझन भरी नजर से देखा। शौर्य ने कहा, राजद शर्मा उसका बॉयफ्रेंड है। इस बात को छोड़ भी दो। भले ही वे सिर्फ दोस्त हो या उससे जुड़ा कोई रिश्ता हो, तुम जो कर रहे हो उससे सेक्रेटरी मेहता को शर्मिंदगी और अजीबता होगी। इस तरह उसके साथ बुरा व्यवहार करना नफरत का निशान नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मैं उससे नफरत नहीं करता, उसे तो वो अब बहुत पसंद है। जारा ने कल के काम की तैयारी पूरी कर ली थी और फोन देख रही थी कि दवा वाला आया या नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला। सामने राजद थे। प्रोफेसर शर्मा, क्या बात है? होटल के गलियारे में गर्म नारंगी रोशनी थी। राजद ने बेज रंग का स्वेटर पहना था। बहुत ही मुलायम लग रहे थे। मैं नीचे सानिया की दवा लेने गया था, तो डिलीवरी वाले से मिल गया जो तुम्हारी दवा लेकर आया था, इसलिए मैं ऊपर ले आया। जारा एक पल को रुकी, फिर उसका दिल धक से रह गया। राजद ने उसे पीला पेपर बैग थमाया। बाहरी पैकेजिंग देखकर जारा ने राहत की सांस ली। बैग ले लिया। शुक्रिया, प्रोफेसर शर्मा। लेकिन फिर उसने देखा कि पेपर बैग खोला गया था और फिर उसे आत्मधोखे के तरीके से फिर से बंद कर दिया गया था। जारा के होंठ सिकुड़ गए। उसने राजद की तरफ देखा। उसे यकीन था कि उन्होंने दवा देख ली थी। राजद का चेहरा वैसा ही नरम और सभ्य था। उन्होंने बस पूछा, खाना खाया? डॉट खा लिया, होटल से मंगवाया था। ठीक है, अगर कुछ नहीं तो आराम करो। आज काम जल्दी निपटाने के लिए बहुत मेहनत की, थक गए होंगे। जारा के मन में उथल पुथल थी। आप भी आराम करो। राजद मुस्कुराए, सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर मुड़ गए। जारा ने दरवाजा बंद किया। दरवाजे की पट्टी से लग गई और अपने हाथ में दवा का डिब्बा देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं जानते कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। अगली सुबह 5 गाड़ियों की कतार शांतिनगर पहाड़ी की तलहटी में स्थित शांतिनगर गांव की ओर चल दी। दूसरे प्रोजेक्ट साइटों की तुलना में जहां कम से कम नींव डाली जा चुकी थी, शांतिनगर गांव में ग्रामीणों के हटने से इनकार करने के कारण निर्माण सामग्री भी गांव के मुख्य द्वार पर ढेर की जा सकती थी। जारा गाड़ी में बैठी, खिड़की से बाहर देखा। गांव के द्वार पर गुब्बारों से एक फूल मेहराब बनाया गया था, जिस पर जोड़ियां लिखी हुई थी। ऊपर लिखा था, स्वागत है। बाएं, सम्मानित नेतागण। दाएं, पधारने से हमारा गांव रोशन हुआ। वो नहीं समझ पाई कि शांतिनगर गांव कैसा नाटक खेलने वाला है। गाड़ी गांव के एक समतल मैदान पर जाकर रुकी। मुखिया और कुछ युवक उनके स्वागत के लिए आए। अर्जुन गाड़ी से उतरा, सिर उठाया, पहचान लिया। ये वही मुखिया था जिसने उस रात जंगल में उन पर हमला करवाया था। अब दोनों पक्षों की पहचान बदल चुकी थी। दिन के उजाले में मिल रहे थे और मुखिया में कोई अजीबता नहीं थी। नमस्ते, नमस्ते नेतागण, मैं शांतिनगर गांव का मुखिया हूं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने हाथ नहीं मिलाया। बोला, मुखिया का स्वागत समारोह बहुत भव्य है। मुखिया को कोई शर्म नहीं आई। वो हंसते हुए हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं, कार्प लीपिंग ओवर द ड्रैगन गेट रातों रात बनवाया गया था।
ताकि सभी नेताओं का स्वागत हो सके। शौर्य दूसरी गाड़ी से उतरे, मुलायम स्वर में बोले, अगर मुखिया आज विध्वंस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें तो अगले साल इस समय न केवल ड्रैगन गेट पार करेंगे बल्कि पूरा गांव ही उछल जाएगा। मुखिया जोर से हंसा। हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। नेताओं को आकर अपनी आंखों देखना था कि ये जमीन कितनी अच्छी है, कितनी कीमती है ना? जारा ने महसूस किया कि राजत उसके पास आ गए हैं। उसने सिर घुमाया, फुसफुसाया, आज मुझसे दूर मत हटना। सानिया गाड़ी से उतरी, सीधे अर्जुन के पास गई, बिना किसी झिझक के उसकी बाह पकड़ ली। अर्जुन भाई भाई, यहां बहुत कुत्ते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुखिया ने माथा थपथपाया। अरे माफ करना, ये गांव के लोगों के पालतू कुत्ते हैं, आमतौर पर खुले घूमते रहते हैं। लोगों को डरा दिया। मैं अभी किसी को भगाने को कहता हूं। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाना शुरू किया, लेकिन अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। तेज भौंक सुनकर सानिया को अब असली डर लगा। वो सहमी हुई अर्जुन के पीछे छिप गई। तभी एक लंबी सीटी बजी। कुत्तों ने सुनते ही हमले की मुद्रा बना ली। बॉडीगार्ड तुरंत अर्जुन और उसके समूह के सामने सुरक्षा दीवार बन गए। अर्जुन ने बेरुखी से आंखें उठाई। राजन दूर से आ रहा था। लापरवाही से बोला, प्रेसिडेंट मल्होत्रा। फिर मिले, फिर जारा की तरफ देखा। ओह, श्यामा भी आ गई। जारा ने शांति से आंखें उठाई। राजन जी, आपने मुझे किसी और से समझ लिया। मैं आपकी श्यामा नहीं हूं। ओह, मैं गलत हो गया। राजन ने समझने का नाटक किया और अंगूठा दिखाया। मिस मेहता श्यामा नहीं है। मिस मेहता तो एक अच्छी नागरिक है जो पुलिस को सुराग देने में सक्रिय रहती है। आपकी एक बात पर मेरा बार आज भी सुधार के लिए बंद है। बात वही है, बस चेहरे बदल गए। राजन उसे डरा नहीं सका, इसलिए वो मुस्कुराया और अर्जुन की तरफ मुड़ा। प्रेसिडेंट मल्होत्रा, आपको यहां देखकर सम्मान हुआ। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं इस जगह को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, ठीक है। राजन ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर न तो आश्चर्य था न सतर्कता, तो उसे लगा कि उसकी फिर से अनदेखी हुई है। 2 बार ठुकराए जाने के बाद वो मुड़ा और चिल्लाया, साले दूर हटो, मेहमानों को डरा रहे हो। हमले के लिए तैयार कुत्तों ने तुरंत कान नीचे कर लिए। 2 बार भौंके, अपने नुकीले दांत और पंजे छिपा लिए, लेकिन वहां से नहीं गए। उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। राजन ने उन्हें गांव में घुमाया, काफी पेशेवर अंदाज में स्थानीय लोगों से परिचय करवाया। जारा और राजत साथ चल रहे थे। राजत ने अचानक उससे पूछा, जिसने उस रात बार में तुम्हारा अपहरण करवाया वो यही था? जारा ने होंठ चबाए। हां। राजत ने चश्मा सटीकाया। चश्मे के शीशे के पीछे भी उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। गांव की सड़कें कच्ची थी, गड्ढों से भरी, घास फूस उगी थी, मच्छरों का डेरा था। सानिया ने छोटी स्कर्ट पहनी थी। उसकी सफेद टांगे मच्छरों से खूब कट चुकी थी। वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अर्जुन की आस्तीन पकड़ ली। अर्जुन भाई भाई, देख लिया? यहां देखने लायक कुछ नहीं है, बस एक गंदा गांव है। चलो चलते हैं। अर्जुन ने सानिया पर पहले से कोई ध्यान नहीं दिया था और उसका बार बार हाथ खींचना उसे परेशान कर रहा था। पहले वो उसे थोड़ा सहन कर लेता था, एक तो शर्मा परिवार का मान रखने के लिए, दूसरे क्योंकि वो औरत थी जिसे जारा उसके लिए लाई थी। वो देखना चाहता था कि जारा अपना शांत, सहज मुखौटा कब तक बनाए रख सकती है। अब वो शर्मा परिवार को देखकर ही चिढ़ जाता है, तो उनके साथ शिष्टता बरतने की कोई वजह नहीं। उसने अपनी बाह खींच ली। उसका लहजा बेरुख था। मिस शर्मा, तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है। अगर काम नहीं करना तो अपने बॉस से कहो। जब चाहो जा सकती हो। सानिया ने होंठ फुलाए। अर्जुन भाई भाई, तुम पहले मुझसे इतने ठंडे नहीं थे। अर्जुन हंसा। तुम पहले इतनी बेशर्म भी नहीं थी। मैं कैसे बेशर्म हूं? सानिया ने होंठ चबाते हुए कहा,
क्या ज़ारा मेहता ने तुमसे कुछ कहा? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। सानिया ने उसे सहमति समझ लिया। गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, मैं जानती थी वो एक चालाक औरत है। वो घूमी और ज़ारा के पास भागी। बिना कुछ कहे उसे धक्का दे दिया। मैंने तुमसे माफी मांग ली और तुम अब भी अर्जुन भाई भाई से मेरी शिकायत कर रही थी। तुम कैसी बदनीयत औरत हो। ज़ारा उसके धक्के से कुछ कदम पीछे हट गई। उसके पैर घास में किसी चीज पर पड़े। उसकी बनावट नरम और लचीली थी। बहुत अजीब लग रही थी। बिना मुड़े उसने सानिया को जवाब दिया, मिस शर्मा ने मुझसे माफी मांगी? कब? मुझे याद नहीं मिली। यह सुनकर सानिया और भी गुस्सा हो गई। उस पर उंगली उठाकर बोली, तुम। राजद का चेहरा काला पड़ गया। सानिया शर्मा। सानिया कुछ कहने ही वाली थी कि चारों ओर चक्कर लगा रहे कुत्ते अचानक जोर जोर से भौंकने लगे। किसी के कुछ समझने से पहले ही कुत्ते अचानक पागल हो गए और समूह पर झपट पड़े। उनके समूह में 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे, साथ में मुखिया और ग्रामीण मिलाकर 20-30 लोग। सब इस 2 मीटर से भी कम चौड़ी सड़क पर ठूंसे हुए थे। आवारा कुत्ते पागल होकर हमला कर रहे थे। सबके पास छिपने की जगह नहीं थी। अफरातफरी मच गई। बॉडीगार्ड तुरंत सक्रिय हो गए। ज़ारा ने व्यस्तता में सिर घुमाकर उस चीज की तरफ देखा जिस पर उसने पैर रखा था। वो एक गहरे नीले रंग का इंसानी हाथ था। उसकी आंखें फैल गई। वो अनायास चिल्ला उठी, आह! वो तेजी से पीछे हटी, किसी से टकरा गई। घबराकर मुड़ी। अर्जुन था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो तो समूह के सबसे आगे था, बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। वो भीड़ के बीच में उसके पास कैसे आ गया? उसने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए भयभीत स्वर में कहा, अर्जुन। वहां। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ कर देखा। तभी कहीं से जोर से आवाज आई, अब तुम मिल गए तो मैं और नहीं छिपूंगा। मरते मरते किसी को साथ लेकर मरूंगा। वो यहां कैसे आ गया? गोलमटोल आदमी राजन का आदमी था और फरार भी था। वो पहले राजन के साथ नहीं था। अब वो हाथ में चाकू लिए सीधा उन पर झपट रहा था। चाकू की नोक लगभग उसे छू ही रही थी। ज़ारा ने सोचा कि वो अर्जुन को धक्का देकर खुद पीछे हट जाए। अर्जुन ने मानो उसकी चाल पहले ही भांप ली हो। उसने ठीक समय पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पीछे खींच लिया। फिर उसने गोलमटोल आदमी को लात मार दी। बदकिस्मती से फासला बहुत कम था और घटना अचानक हुई थी, इसलिए लात ठीक नहीं लगी। गोलमटोल का चाकू जितना वो चाहता था उतना नहीं हटा, बस 1 इंच बगल हो गया। फिर गोलमटोल आदमी पागल हो गया। बिना किसी दापेंच के बेतहाशा चाकू चलाने लगा। कहते हैं, डरो मत, बस चाकू से डरो। पागल इंसान के सामने कोई भी हुनर बेकार हो जाता है। एक फ्रैक्शन सेकंड में ज़ारा ने देखा, चाकू सीधे अर्जुन की कमर में घुस गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। गोलमटोल ने वार कर दिया था, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने अचानक चाकू खींच लिया। ज़ारा ने चाकू पर खून देखा और अर्जुन ने भी अपना पेट पकड़ लिया। गोलमटोल दूसरा वार करने ही वाला था कि ज़ारा ने अपने कंधे पर लटका चेन वाला बैग उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। उसके बैग में एल्यूमिनियम के सजावटी टुकड़े थे। जोर से लगा। गोलमटोल चेहरा पकड़कर चिल्लाया। उसकी हरकत एक पल को धीमी पड़ गई और अर्जुन को मौका मिल गया कि वो उसे एक और लात मारे। साथ ही बॉडीगार्ड भी दौड़कर आ गए। गोलमटोल ने देखा कि अर्जुन को फिर से वार नहीं कर सकता, तो वो अंधाधुंध हमला करने लगा। बाहर कुत्ते, अंदर चाकू। कोई चीख रहा था, कोई बच रहा था। अफरातफरी में ज़ारा की बाह पर भी चाकू लग गया। तभी एक गोली चली और बेतहाशा चाकू चलाने वाला शरीर एकदम स्थिर हो गया। ये एक प्लेन क्लॉथ पुलिस अधिकारी था जिसने गोली चलाई थी। ज़ारा ने अनायास देखना चाहा कि चाकू कहाँ लगा, लेकिन उसके पीछे दौड़कर आए राजद शर्मा ने उसकी आंखें बंद कर दी। मत देखो। ज़ारा ने फिर भी झलक देख ली। बिल्कुल माथे के बीच में। अफरातफरी खत्म हो गई।
वहां मौजूद 20-30 लोगों में से कई घायल हुए। सबको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड की लॉबी में डॉक्टर और नर्सें आ जा रहे थे, व्यस्त, लेकिन सलीके से काम हो रहा था। जारा को भी एक बिस्तर पर लिटाया गया। उसकी बाह पर चाकू का घाव गहरा था। टाके लगाने थे, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना था और सूजन कम करने के लिए ड्रिप भी चढ़ानी थी। हादसे के वक्त राजद सानिया शर्मा को बचाने गए थे। सानिया के पैर में कुत्ते ने काट लिया था, खून से लथपथ थी। उसकी हालत जारा से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसे नर्स ऑपरेशन थिएटर में ले जा रही थी। वो रोते हुए चौथे भाई चिल्ला रही थी। जारा ने कहा, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, मैं ठीक हूं। आप मिस शर्मा के पास जाइए। राजत ने माथा सिकोड़ कर देखा। डॉक्टर उसकी बाह पर टाके लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसे ठीक कहती हो? जारा हंसी। मुझे ऑपरेशन थिएटर तक नहीं जाना पड़ा तो ये गंभीर नहीं है। आप सच में मिस शर्मा के पास जाइए। उनके पैर में बहुत चोट है। पता नहीं कुत्ते ने मांस का टुकड़ा तो नहीं काट लिया। जारा के होंठ सिकुड़ गए। मेरे पास नर्स है और मिस शर्मा के ऑपरेशन के लिए आपको कागज पर साइन करना है। राजत ने गहरी सांस ली। आखिरकार वहां नहीं रुके, सानिया के पीछे चले गए। वार्ड से निकलते ही उसने फोन लगाया। तुम अभी भी बेंगलुरु में हो? जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी विंग में आ जाओ। उसे चोट लगी है। जारा अकेली बिस्तर पर पड़ी थी। हालांकि चाकू का घाव गहरा नहीं था, फिर भी दर्द हो रहा था। उसने अपनी बाह को सहलाया और मन को हटाने के लिए सोचने लगी। सबसे ज्यादा चोट तो अर्जुन को लगी होगी। पता नहीं वह चाकू कितना अंदर गया था। अभी ये सोच ही रही थी कि बगल के बिस्तर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। उस आदमी की आवाज थोड़ी बैठी हुई थी। कितनी बार तेरी रक्षा करने में नाकाम रहा? कितनी बार तुझे छोड़कर भागा? जारा चौंक गई। ये इमरजेंसी वार्ड था। बिस्तरों के बीच सिर्फ एक चादर का पर्दा था। अब वो पर्दा एक हाथ से खींच लिया गया। अर्जुन उस बिस्तर पर लेटा था। डॉक्टर और नर्स अब भी उसके जख्मों का इलाज कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान अपनी चोट पर नहीं था। वो जारा की तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में हल्का सा ताना था। जारा ने पहले उसके पेट का जख्म देखा, लेकिन ठीक से दिख नहीं रहा था। सब खून ही खून था। खून बहने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पीलापन उसकी काली भौं आंखों को और गहरा बना रहा था। जारा ने कहा, मिस शर्मा बहुत ज्यादा घायल है। प्रोफेसर शर्मा का उनके पास जाना बिल्कुल सही था। अर्जुन की नजर उसके चेहरे पर घूमी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तू उसकी पैरवी कर रही है। डॉक्टर ने तैयारी पूरी कर ली थी। वो एनेस्थीसिया की सुई लेकर जारा के बिस्तर के पास आया। मरीज, कृपया अभी चुप रहिए, हम टाके लगाने शुरू कर रहे हैं। जारा ने होंठ चबाए, सिर हिलाया और सांस रोक ली। अर्जुन की तरफ के डॉक्टर ने भी कहा, नहीं, अब भी खून बह रहा है। पता नहीं अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा है या नहीं। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। पहले ही किसी ने अर्जुन की पहचान बता दी थी, इसलिए डॉक्टर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। मिस्टर मल्होत्रा, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। काजल अर्जुन के पास ही थी, बहुत घबराई हुई। डॉक्टर, आप हमारे प्रेसिडेंट मल्होत्रा को जरूर ठीक कर दीजिए। अर्जुन ने हाथ उठाया, उन्हें चुप रहने को कहा। नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने वाली थी, लेकिन वो थोड़ा रुकना चाहता था। जारा को एनेस्थीसिया दिया जा चुका था। डॉक्टर ने टाके लगाने शुरू कर दिए थे। जारा देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। सुई लगने के बाद दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन सुई धागे का त्वचा में घुसना साफ महसूस हो रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उसने सह लिया। उसे पता नहीं था कि अर्जुन उसे देख रहा था। कुल 5 टाके लगे। जब डॉक्टर ने कहा हो गया, तो जारा को लगा जैसे पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वो बिस्तर पर ढह गई। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। डॉक्टर ने कहा, 2 दिन अस्पताल में रहकर एंटीबायोटिक की ड्रिप लगवानी होगी। आपके परिवार वाले हैं? जारा कुछ कह पाती। इससे पहले अर्जुन ने कहा, काजल,
जाकर उसका एडमिशन करवा दो। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, मैं करवा देती हूं, लेकिन आपकी चोट अब और नहीं टाल सकते। काजल बहुत बेचैन थी। खून ने और एक गौज लाल कर दिया था। अर्जुन ने ज़ारा पर आखिरी नजर डाली, देखा कि वो आंखें बंद किए आराम कर रही है। तब उसने नर्स को अपने साथ ले जाने दिया। काजल ने अर्जुन को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया, फिर ज़ारा के पास आकर उसका आईडी कार्ड लिया और एडमिशन करवा दिया। ज़ारा को बाद में एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये ज़ारा की मांग नहीं थी, उसकी चोट में सिर्फ ड्रिप चढ़ानी थी। वीआईपी रूम की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन काजल पहले ही सब कर चुकी थी। अब वो क्या कहती? ज़ारा, तुम पहले आराम करो, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाकर प्रेसिडेंट मल्होत्रा का इंतजार करूंगी। सच में वो इतना घायल है, फिर भी तुम्हारे टाके लगते देखना चाहता था, तब जाकर ऑपरेशन करवाया। ज्यादा खून बच जाना खतरनाक है। अगर मेरी देखरेख में उन्हें कुछ हो गया तो मैं चेयरमैन मल्होत्रा और आंटी को क्या मुंह दिखाऊंगी? काजल बड़बड़ाती रही। ज़ारा ने अपने सूखे होंठ हिलाए, धीरे से कहा, तुम जाओ, मैं यहां ठीक हूं। काजल जल्दी जल्दी चली गई। ज़ारा ने राहत की सांस ली। एनेस्थीसिया का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे दर्द नहीं हो रहा था। दवा में शायद नींद लाने वाली चीज भी थी। ज़ारा को झपकी आने लगी। उसने सोचा नहीं कि लड़ना चाहिए। वो आंखें बंद करके सो गई। अचानक हुए हादसे से उसके दिल पर थोड़ा सदमा लगा था। उसे फिर से गांव की उस कच्ची सड़क का सपना आया। धूसर आसमान, घबराए लोग, खूंखार कुत्ते और कान फाड़ने वाली गोली की आवाज। पटाख! ज़ारा अचानक चौंक कर उठ गई। इस समय वार्ड में कुछ हलचल थी। उसने सुनसान नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। नर्स अर्जुन के बिस्तर को धक्का देकर उसके पास ला रही थी। उसके बिस्तर के बगल में रख दिया। उसे तुरंत होश आ गया। मेरे वार्ड में क्या कर रहे हो? तेरे? अर्जुन की आवाज थोड़ी बैठी थी। हॉस्पिटल का खर्च मैंने दिया है, तो रह सकता हूं ना? ज़ारा ने सच में काजल को अपना आईडी कार्ड दिया था, बैंक कार्ड नहीं। उसने नर्स कॉल बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं नर्स से कहूंगी, मेरा वार्ड बदलवा दो। अर्जुन की जबड़े की लकीर ठंडी थी। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या नखरे दिखा रही हो? शांतिनगर गांव में तूने अपनी जान की परवाह किए मुझे बचाया था, अब नाटक कर रही है? ज़ारा एक पल को रुक गई। हैरानी की बात यह थी कि उसने मना नहीं किया। उल्टे फिक्र से पूछा, मिस्टर मल्होत्रा की चोट गंभीर है? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। शायद उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान हुआ। उसका लहजा काफी नरम हो गया। अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा, घाव पर टाके लग गए, कुछ खास नहीं है। उसने करवट बदली, अपनी नजरों में एक अजीब भाव लेकर उसे देखा। मेरी फिक्र? एनेस्थीसिया का असर उतर रहा था। ज़ारा को दर्द होने लगा। उसने अपनी बाह पकड़कर कहा, मैंने मिस्टर मल्होत्रा को बचाने की कोशिश की थी। अर्जुन ने सोचा था कि वो मना करेगी। अगर मैंने अपना बैग न घुमाया होता तो मिस्टर मल्होत्रा अब और ज्यादा घायल होते। किसी तरह से मैं आपकी जान बचाने वाली हूं। अर्जुन ने उसे देखा। अब वो जानना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती है। ज़ारा ने सिर घुमाया। बदले में कृपया मेरी तस्वीरें डिलीट कर दीजिए मिस्टर मल्होत्रा। अर्जुन ने बेरुखी से कहा, तूने मुझे बचाया सिर्फ इसके लिए, वरना क्या? ज़ारा को डर था कि कहीं वह मुकर जाए। मिस्टर मल्होत्रा इतने कृतज्ञ तो नहीं होंगे? अर्जुन ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसका चेहरा फिर से अलग थलग हो गया। उसने उसकी तरफ देखना छोड़ दिया, पीठ कर ली और अपने पेट का जख्म पकड़ लिया। ठहर, डिस्चार्ज होने पर डिलीट कर दूंगा। हालांकि सिर्फ 2 दिन की बात थी। फिर भी उसके साथ 24 घंटे एक ही वार्ड में रहना सोचकर ज़ारा बहुत बेचैन हो रही थी। वो सोच ही रही थी कि बाद में नर्स से कहकर आज ही डिस्चार्ज हो जाए। अर्जुन ने उसके मन की बात पढ़ ली। उसने सामान्य स्वर में कहा, टीम के 80% लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती है। तू अकेले बाहर घूमेगी तो राजन के लिए निशाना बनना चाहती है? ज़ारा को मजबूरन वो विचार छोड़ना पड़ा। उसने चिढ़कर होंठ चबा लिए। लेकिन राजन का नाम आते ही उसका दिल फिर धक हो गया। वो हाथ, वही शव है जो पहले नहीं मिला था।
अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। हम कहा। जारा का चेहरा पीला था। पहले पुलिस के कुत्ते शांतिनगर गांव में छानबीन कर चुके थे, शव नहीं मिला था। अब अचानक घास में ऐसे उजागर हो गया। ये जानबूझकर किया गया है। अर्जुन, बेशक। गोलमटोल ने हमला करने से पहले चिल्लाया था। अब तुम मिल गए तो मैं और नहीं छिपूंगा। क्या वो हत्या और शव छिपाने का इल्जाम अपने सिर ले रहा था? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। सेक्रेटरी से थक गई, अब जासूस बनना चाहती है। बस अपने साथ जुड़ी बातों में दिमाग ज्यादा दौड़ता है। जारा ने ड्रिप की बोतल की तरफ देखा। दवा एक एक बूंद गिर रही थी। अर्जुन ने शांति से कहा। गोलमटोल ने अंधाधुंध चाकू चलाकर दर्जन भर लोगों को घायल किया। पुलिस ने 3 बार चेतावनी दी, उसने हमला नहीं रोका। उसे मारना कानूनन सही था। लंबाब तला भी पकड़ा गया। उसने कबूल किया है कि उस आदमी की मौत गलती से हुई थी, लेकिन वह ये मानने से इनकार करता है कि उस घटना का राजन से कोई लेना देना है। जारा समझ गई। राजन को पता था कि आगे की जांच में उसका नाम जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही पुलिस की वांटेड लिस्ट में मौजूद गोलमटोल और लंबेबतले को और उस शव को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचा लिया। उसकी ये पूंछ काटकर भागने की कोशिश सफल होगी या नहीं, ये पब्लिक सिक्योरिटी, प्रोसिक्यूटर और जुडिशरी की जांच पर निर्भर करता है। उनसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि अर्जुन ने अभी अभी ऑपरेशन करवाया था, फिर भी इतनी ताजा जानकारी उसके पास थी। पता नहीं कब निपटाया। गोलमटोल ने अंधाधुंध हमला नहीं किया था, वो शुरू से तुम्हें निशाना बना रहा था। जारा ने कहा। हम घायल हुए, वो तुम्हारी वजह से हुआ। अर्जुन ने सिर घुमाया। अस्पताल के बिस्तर का तकिया और कंबल सब सफेद था, उसके रंग से मेल खाता था। सिर्फ उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी थी। वो उसे घूर रहा था। वो मुझ पर इसलिए झपटा क्योंकि राजन ने उसे आदेश दिया था। राजन ने मुझे निशाना बनाया क्योंकि उस रात बार से तुझे ले जाते समय मैंने उसकी इज्जत नहीं रखी। जारा ने जवाब दिया। मैं राजन से क्यों भिड़ी? सिमर ने मुझे जंगल में छोड़ा, जिससे मैं वह चीज देख बैठी जो नहीं देखनी चाहिए थी। सिमर ने मुझे निशाना बनाया, वो तुम्हारी वजह से था। दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे, बहस कर रहे थे कि आखिर ये सब किसकी गलती थी। अर्जुन के जख्म में उसके गुस्से से दर्द होने लगा। जारा और सोचने लगी, उसे सब साफ दिख रहा था। तुम्हें पहले ही अंदाजा था कि राजन बलि का बकरा देने वाला है ना? पुलिस स्टेशन में तुमने मुझसे कहा था, राजन अब जल्दी तुम्हारे पास नहीं आएगा। यानी तुम्हें पता था कि यह मामला जल्दी खत्म होने वाला है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। सच में, जिसे उसने सिखाया था वो समझदार है। लेकिन जारा के अगले शब्द सुनकर वो चौंक गया। जब तुम्हें पता था कि आज शांतिनगर गांव जाने में कुछ होगा, फिर भी तुमने ठीक से सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। प्रोफेसर शर्मा की तुलना में क्या तुम और भी बेकार नहीं हो? अर्जुन को सच में हंसी आ गई। उसने अपना जख्म पकड़ लिया। मैं भगवान हूं? राजन कुत्ते सिखाएगा, ये कैसे अंदाजा लगाता? वो बॉडीगार्ड लेकर आया था। अगर सिर्फ आदमी हमला करते तो वो सबको बचा सकता था। समस्या ये थी कि वे पागल कुत्ते थे, खूंखार कुत्ते। जब कुत्तों ने हमला किया, अर्जुन ने बॉडीगार्डों को बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए लगा दिया था, वरना और ज्यादा लोग कटते और घाव और गहरे होते। जारा, अगर पूरी तैयारी होती तो चाहे कुछ भी हो उसका सामना किया जा सकता था। अर्जुन ने अचानक करवट बदली। जख्म पकड़कर उसे घूरते हुए काफी गुस्से में बोला, तेरे प्रोफेसर शर्मा की पैरवी के लिए तू कुछ भी बोल सकती है, इतनी बेहुदा कैसे हो सकती है? जारा ने शांति से कहा। लेकिन ये बात मिस्टर मल्होत्रा ने खुद कही थी, जब वो अभी मल्होत्रा ग्रुप में थी। एक बार क्लाइंट के साथ डिनर करते हुए अचानक कुछ घट गया था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अर्जुन से कहा था कि उसने पूरी तैयारी की थी और ये एक दुर्घटना थी। उस समय अर्जुन ने उसे जो जवाब दिया था वही था, पूरी तैयारी का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो तुम उसे संभाल सको। अगर नहीं संभाल सकी
तो बेकार हो। उसने उस समय जो गोली चलाई थी वो सालों बाद आज उसके माथे के बीच लगी। अर्जुन अर्जुन का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। जारा के पास और कहने को कुछ नहीं था। उसकी बाह में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसने नर्स कॉल बटन दबा दिया। नर्स आई। जारा ने कहा कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। नर्स ने जख्म देखा, बोली, टाके लगने के बाद दर्द होना सामान्य है। अगर बर्दाश्त न हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। जारा ने सिर हिलाया, शुक्रिया। कोई भी मानसिक पीड़ा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वो सह सकती है, लेकिन शारीरिक दर्द उसे ज्यादा सहन नहीं होता। शायद इसलिए कि मानसिक दर्द में सहना ही पड़ता है, चाहे कितना भी असहनीय क्यों न हो। जबकि शारीरिक दर्द के लिए आमतौर पर दवा होती है, इसलिए वो उसे जितना हो सके टालती है। हर चीज जबरदस्ती सहना ठीक नहीं, एक दिन टूट जाएगी। नर्स दर्द की दवा ले आई। जारा ने दवा ली, फिर सोने लगी। नर्स ने पास के बिस्तर पर अर्जुन को देखा, पूछा, आपको भी जख्म में दर्द हो रहा है? दर्द की दवा लेंगे? अर्जुन ने बेरुखी से कहा, जरूरत नहीं। नर्स उसके रुतबे से डर गई, कुछ नहीं बोली, दरवाजा बंद करके चली गई। अर्जुन का चेहरा पानी की तरह शांत था। वो कुछ देर अकेला बैठा रहा, फिर सिर घुमाकर जारा की तरफ देखा। उसने आंखें बंद कर ली थी, शांति से सो रही थी, जैसे वो औरत ही न हो जिसने उसे बेकार कहने की हिम्मत की थी। बेकार? अर्जुन ने हंसी उड़ाई। वो बेकार है या नहीं, ये उससे बेहतर कौन जानता है? भूल गई कि कैसे उससे गिड़गिड़ाती थी कि उसे छोड़ दे। दर्द सहते ही घाव भर जाता है ना? अर्जुन ये सोचते हुए एक पल को रुक गया। असल में उसने पहले ऐसा नहीं सोचा था। वो अपनी काबिलियत की बात कर रहा था। अगर उसमें काबिलियत न होती तो चाहे वो मल्होत्रा परिवार का इकलौता बेटा ही क्यों न होता, मल्होत्रा ग्रुप जैसा विशाल संगठन वो नहीं चला सकता था। अगर वो सिर्फ अपने पिता के सहारे रहता तो उन पुराने मंत्रियों का खिलौना बनकर रह जाता। सच तो यह है कि अब मल्होत्रा ग्रुप उसके हाथ में है। जिसकी राय अलग थी, उन्हें उसने किसी न किसी बहाने हटाकर घर भेज दिया। अब वे अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। अर्जुन मल्होत्रा के बारे में, उसके फैसलों की कठोरता और निर्दयता के बिना कौन बात कर सकता है? कौन कह सकता है कि वो बेकार है? लेकिन सोचते सोचते उसे लगा कि ये बात कुछ और ही अर्थ ले गई। बेकार है या नहीं, और उससे गिड़गिड़ाना, ये बातें उस स्थिति में बिल्कुल गलत नहीं थी। जितना सोचता गया उतना ही उसके विचार झुकते गए। अर्जुन ने हॉस्पिटल का गाउन पहना था। कॉलर थोड़ा खुला था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन उस पल उसे हल्की गर्मी महसूस हुई। उसने माथा सिकोड़ा और कंबल नीचे खिसका दिया। वो पानी का गिलास लेना चाहता था, लेकिन गिलास हाथ से दूर था। अभी अभी पेट की सर्जरी हुई थी, भले ही बहुत गंभीर नहीं थी, फिर भी ऑपरेशन था। अभी ज्यादा खिंचाव नहीं कर सकता था। वो काजल को बुला सकता था, वो दरवाजे के बाहर ही थी। अर्जुन ने कंबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चिड़चिड़ाहट थी। उसने उस औरत की तरफ देखा जिसने उसकी चिड़चिड़ाहट को जन्म दिया था। वो गहरी नींद में थी। उसके लंबे भूरेलाल घुंघराले बाल सफेद तकिए पर बिखरे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। धुंधली रोशनी में उसके चेहरे की रेखाएं बहुत कोमल और शांत लग रही थी। अर्जुन ने कुछ देर देखा, फिर नजर हटा ली। उसके दिल में कोई खास भाव नहीं था। उसका फोन कंपन करने लगा। शौर्य का फोन था। अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। कट जाने के बाद उसने व्हाट्सएप पर टाइप किया, क्या हुआ? शौर्य बिना किसी चोट के बच गया था। वो घटना के बाद की कार्रवाई देख रहा था। अभी अभी पुलिस स्टेशन से निकला था। राजन ने कहा कि वो और गोलमटोल लंबापतला सिर्फ साधारण दोस्त थे, बहुत दिनों से संपर्क नहीं था। वो नहीं जानता कि वे लोग ऐसा क्यों करेंगे। अर्जुन ने हंसी उड़ाई, बकवास। सबको पता है वो बकवास कर रहा है। समस्या ये है कि राजन ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया। इसका कोई सीधा सबूत नहीं है।
पुलिस को उसे अभी छोड़ना पड़ा। ज़ौर, मुझे लगता है इस आदमी के पास भले ही कोई बड़ा ताकतवर संबंध न हो, लेकिन ये हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल है। अर्जुन, वो कुत्ते सिखा सकता है, प्लेन क्लॉथ पुलिस ने भी देखा। शौर्य, उसने कहा वो बस यूं ही सीटी बजा रहा था। कुत्ते सिखाने का इरादा नहीं था। वो शांतिनगर गांव का नहीं है, वे गांव के स्थानीय कुत्ते हैं। उसकी क्या सुनेंगे? वो हर चीज से खुद को अलग रख रहा है। अभी हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। अर्जुन के होंठ ठंडे हो गए। आर्य को बताया? शौर्य ने एक भौं उठाई। अभी नहीं। अगर आर्य को यह पता चलता तो वो इतनी नरमी से नहीं निपटता। अर्जुन को लगा कि जब कानूनी रास्ते काम नहीं कर रहे तो गोलमाल करना पड़ेगा। संक्षेप में, ये नुकसान वो किसी भी हाल में नहीं उठा सकता था। शौर्य समझ गया। उसने पूछा, तुम ठीक हो? सेक्रेटरी मेहता की चोट कैसी है? सब बाहरी चोटें हैं, कुछ खास नहीं। अर्जुन ने वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने फोन रखकर देखा। अंदर आने वाला राजत शर्मा था। राजत ने वहां अर्जुन को देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अर्जुन का व्यवहार बेरुख था। राजत ने सिर्फ औपचारिकता से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, सीधे जारा के पास गया। जारा गहरी नींद में थी। राजत ने उसे नहीं जगाया। उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। अर्जुन ने फोन में कुछ स्क्रॉल किया। इतनी बड़ी घटना थी, उसे बहुत कुछ निपटाना था। उसका लहजा ठंडा था। प्रोफेसर शर्मा को अभी समय मिल गया? अपनी बहन की देखभाल नहीं करनी? राजत भी उतना ही अलग थलग था। मिस्टर मल्होत्रा की फिक्र की जरूरत नहीं। मैं सानिया और जारा दोनों का ख्याल रखूंगा। अपनी बहन का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन जारा मेहता का ख्याल। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बर्फ के टुकड़े थे। तुम अपने लिए रख रहे हो या उस डरपोक के लिए जो छिपकर बैठा है? राजत का चेहरा नहीं बदला। मैं मिस्टर मल्होत्रा की बात नहीं समझा। अर्जुन, जो तुम समझते हो वही कहता हूं। हार्वर्ड में मास्टर्स और डॉक्टरेट करते समय तुम शंकर से मिले थे, दोस्त बन गए थे। बाद में भारत लौटकर मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने तो भी उससे गुपचुप संपर्क बनाए रखा। राजत का चेहरा पूरी तरह बदल गया। क्या मिस्टर मल्होत्रा ने मेरी निजता का उल्लंघन किया है? निजता वो होती है जो सामने न लाई जा सके। प्रोफेसर शर्मा की परिभाषा में शंकर से तुम्हारा परिचय वह चीज है जो किसी को नहीं बताई जा सकती। राजत के होंठ सिकुड़ गए। अर्जुन ने हंसी उड़ाई। जब जारा को जंगल में छोड़ दिया गया था, ड्राइवर ने कबूल किया था कि राजत ने उससे पूछताछ की, फिर मुड़कर मास्क वाले आदमी को जगह बता दी। वो मास्क वाला आदमी शंकर का आदमी था। इसी से उसे पता चला कि राजत और शंकर एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए उसने उनके संबंधों की पड़ताल की। अर्जुन बिस्तर के सिरहाने से लग गया। उसकी नजरों में ताना था। उस शंकर साहब ने इतने सालों में कोई प्रगति नहीं की, बस पीठ पीछे छोटी मोटी हरकतें करता रहता है। राजत ने चश्मा सटीक आया, बेरुखी से बोला, मिस्टर मल्होत्रा का जारा के साथ बुरा बर्ताव करना एक बात है, लेकिन दूसरों को उसकी रक्षा करने और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने से नहीं रोक सकते। शंकर कैसा आदमी है, इसका फैसला करने का अधिकार मिस्टर मल्होत्रा को नहीं है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करता हूं या बुरा, इसका फैसला करने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। शंकर ने तुझसे उसकी देखभाल करने को कहा होगा, लेकिन उसने बिस्तर में देखभाल करने को नहीं कहा होगा। प्रोफेसर शर्मा, तुम बहुत बेईमान हो। राजत का चेहरा काला पड़ गया। उनकी आवाज से जारा की नींद खुल गई। वो बस झपकी ले रही थी। वो ठीक समय पर उठ गई, जिससे उनका तनावपूर्ण टकराव टूट गया। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।